स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ रीडिंग स्किल्स। तो रीडिंग स्किल में से आपका जो पहला क्वेश्चन बनेगा, जो मैंने आपको उस दिन जो बताया था, जब मैंने पूरा सिलेबस डिस्कस किया था, तो उसमें जो आपका रीडिंग स्किल में 2 क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें आपके 2 अनसीन पैसेजेस होंगे। ठीक है, और टोटल वो जो मार्क्स कवर करेंगे वो 22 मार्क्स कवर करेंगे। और पहला जो पैसेज होगा वो 12 मार्क्स कवर करेगा, और जो दूसरा पैसेज होगा वो 10 मार्क्स करेगा। तो मैंने ये भी बताया था कि किस टाइप के पैसेजेस जो होंगे वो आपके फर्स्ट वाले पैसेज में होंगे, और किस टाइप के जो पैसेजेस होंगे जो केस बेस्ड होंगे वो आपके सेकंड क्वेश्चन में होंगे। ठीक है, तो इसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। होता क्या है कि बच्चे पहले से ही थोड़ा सा घबरा जाते हैं, थोड़ा सा उनको डर लगता है कि भाई अनसीन पैसेज होगा जो कभी हमने देखा ही नहीं है, उसके बेसिस पे हमें क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करने होंगे, है ना। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स यूज हुए हों, जिसकी वोकैबुलरी, जिसकी मीनिंग ना आती हो। तो ऐसा बिल्कुल भी आपको घबराने की इसमें जरूरत एज सच नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जब हम रीडिंग करते हैं, जब हम उस पैसेज को रीडिंग करते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा वर्ड्स के ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं होती है। जब हम क्या करते हैं, हम बहुत वर्ड्स की मीनिंग निकालने की कोशिश करने लग जाते हैं, तो वहीं हम फेल हो जाते हैं। हमें रीडिंग जो करनी है वो एक स्किम रीडिंग करनी है, एक फ्लो में रीडिंग करनी है, ताकि हम समझ पाए कि आखिर बात हो क्या रही है। जब हम ये समझ पाएंगे कि बात हो क्या रही है, किस कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, और उसके बाद जब हम क्वेश्चंस को रीड करेंगे तो डेफिनेटली हमें आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम अपने पैसेज को पहले रीड करना शुरू करेंगे। और उसके लिए मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जैसे ही आपका पेपर आप जब देने जाओगे एग्जामिनेशन हॉल में, तो आपको 15 मिनट्स जो मिलेंगे वो आपको मिलेंगे सिर्फ पेपर को रीड करने के लिए। उस 15 मिनट्स को आपको बहुत ही जुडिशियसली यूज करने की जरूरत है। ठीक है, उन 15 मिनट्स में आपको जल्दी जल्दी करना क्या है, अपने पैसेज को आराम से बहुत ही ज्यादा फोकस के साथ आपको पढ़ना होगा। ठीक है, आप एग्जामिनेशन देने जाइए, आप आराम से जाइए, टाइम लेके जाइए, बहुत भागते हुए मत जाइए, बहुत रश में मत जाइए, आप टाइम से पहुंचिए, रिलैक्स होके पहुंचिए। ठीक है, जब आप रिलैक्स रहेंगे तो उसके बाद क्या होगा, आप आराम से पैसेज को पढ़ेंगे। जब आप पैसेज को पढ़ेंगे तो आपका फोकस बनेगा। जब आपका फोकस बन जाएगा तो आपके क्वेश्चन के आंसर्स भी ढूंढने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब हम पहले पैसेज को रीड कर लेते हैं, उसको समझते हैं। और जब हम रीड करेंगे थोड़ा सा माइंड में हम ये उसकी हिंदी में ट्रांसलेशन भी करते चलेंगे कि ये कह क्या रहा है पैसेज। ठीक है, तो पहला पैसेज का जो हमारा पहला पैराग्राफ है हम इसको रीड करते हैं। इन अ रूम फिल्ड विद पीपल, each face illuminated by the soft glow of their smartphones, moments drift away like autumn leaves in the wind, the constant hum of notifications fills the air, punctuating conversations like an incessant drumbeat. Every vibration or ring sends fingers flying to screens, a response ingrained by years of digital conditioning. The once reliable tick-tock of analog timepieces has been overshadowed by the constant flicker of notifications on the wristwatch, blurring the boundaries between the virtual and the real. हमने इस पैराग्राफ को पढ़ा, अब हम इसकी मीनिंग को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि ये हिंदी में क्या है क्या रहा है। और जरूरी नहीं है कि हर वर्ड्स के ऊपर हमें जाना है, हमें समझना है कि बात क्या हो रही है। अब ये बता रहे हैं कि जैसे कोई कमरा है ना, एक कमरा है, उसमें लोग भरे हुए हैं, और हर फेस के ऊपर जो है वो एक रोशनी पड़ रही है। इल्यूमिनेटेड का मतलब होता है रोशनी पड़ना, बाय द सॉफ्ट ग्लो ऑफ देयर स्मार्टफोन्स। स्मार्टफोन्स का जो ग्लो होता है, उसकी जो एक रोशनी आती है, उसका जो ग्लो है वो उनके चेहरे के ऊपर पड़ रहा है, हर आदमी के चेहरे पे पड़ रहा है। ठीक है, मोमेंट्स ड्रिफ्ट अवे लाइक ऑटम लीव्स इन द विंड, और जो पल है वो ऐसे बीत रहे हैं जैसे कि ऑटम की, यानी जो पतझड़ में गिरने वाली जो पत्तियां होती हैं, जैसे वो हवा में उड़ती है, उस तरह से मोमेंट्स जो है वो ड्रिफ्ट अवे हो रहे हैं। द कॉन्स्टेंट हम ऑफ नोटिफिकेशंस फिल्स द एयर, पंचुएटिंग कन्वर्सेशन लाइक एन इनसेसेंट ड्रम बीट। जो लगातार जो है वो नोटिफिकेशंस की आवाजें आ रही हैं, उसकी हम आ रही है। भाई किसी का मैसेज आ रहा है तो किसी का व्हाट्सएप पे मैसेज आने लगा वहीं पे, और किसी का मेल आ गया। तो इस तरह से क्या हो रहा है, उनकी जो कन्वर्सेशन है उसमें पंचुएट लग रहा है, यानी उसमें एक रुकावट आ रही है ना। और ऐसे लग रहा है जैसे कोई ड्रम बीट है वो लगातार बजे जा रही है। एवरी वाइब्रेशन और पिंग सेंड्स फिंगर्स फ्लाइंग टू स्क्रीन। जैसे कोई वाइब्रेशन होती है, कोई पिंग आता है, तो फिंगर जो होती है वो स्क्रीन पे चलने लग जाती हैं। लोग बैठे हुए, मीटिंग हो रही है, भाई बहुत सारे लोग बैठे हैं, लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन आया उंगलियां चलने लगी। ठीक, a response ingrained by years of digital conditioning, the once reliable tick-tock of analog timepieces has been overshadowed। अब कह रहे हैं कि जो पहले रिलायबल टिक-टॉक होती थी, घड़ियां जो होती थी, जिसमें बजता था कि भाई 11 बज रहा है, 12 बज रहा है, उसकी टिकटॉक बजती थी, वो सब अब क्या हो गई, वो धीमी पड़ गई, ओवरशैडोड हो गई है। किससे? बाय द कांस्टेंट फ्लिकर ऑफ नोटिफिकेशंस ऑन द रिस्ट वॉच। अब लगातार क्या होते, लगातार नोटिफिकेशंस आते,
है ना। और जो हम लोगों ने रिस्ट वॉच पहनी होती है आजकल, वो भी हम लोग स्मार्टफोन वाली पहनते हैं, स्मार्ट वॉच पहनते हैं, उसमें नोटिफिकेशन आती है। ब्लरिंग द बाउंड्रीज बिटवीन द वर्चुअल एंड द रियल। इस तरह से क्या हो रहा है, हमारी जो रियल लाइफ है और जो वर्चुअल लाइफ है उसकी जो बाउंड्रीज है उसको ये ब्लर कर रहे हैं, ये जो लगातार नोटिफिकेशन आने लगते हैं मोबाइल से। ठीक है, अब हमने पैराग्राफ को पढ़ लिया, पहले पैराग्राफ को समझ में आ गया कि भाई कहीं पे बात हो रही है, कोई मीटिंग है, लोग बैठे हुए हैं, उनके जो मोबाइल है वो लगातार उन पे नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ सीन बताया है। अब हम जाते हैं क्वेश्चन से पहले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पे हम जाएंगे। अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ 1, what effect do smartphone notifications have on the people in the room? अब क्वेश्चन देखो साफ साफ कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ 1 की बात हो गई। देखिए भाई, पैराग्राफ 1 के हिसाब से, है ना, स्मार्टफोन नोटिफिकेशंस का क्या असर पड़ता है जो कि कमरे में लोग बैठे हुए हैं। अभी हमने पढ़ा था, चलिए पैसेज पे चलते हैं। अभी हम पढ़ा पे मिलेगा आपको इसका आंसर। The constant hum of notifications fills the air, punctuating conversations like an incessant drumbeat. पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद जो इसका आंसर निकल के आ रहा है वो यहाँ पे आ रही है। जो कन्वर्सेशन है उसमें क्या हो रहा है, उसमें एक पंचुएशन लग रहा है, यानी उसमें पॉज आ रहा है, इंटरप्शन आ रहा है। तो ये आपको लिखना होगा कि जो स्मार्टफोन का असर ये हो रहा है, जो सब लोग देख रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, उनकी कन्वर्सेशन में, उनकी बातचीत में एक इंटरप्शन हो रहा है, एक पॉज हो रहा है, एक पंचुएशन हो रहा है इस नोटिफिकेशंस की वजह से। अब आप इसको किसी भी लैंग्वेज में अपने एक्सप्रेशन में आप लिख सकते हैं, एक लाइन में ये आंसर जाएगा और आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, हाउ डज द ऑथर यूज अ मेटाफर। अभी हमने पढ़ा था ऑटम लीव्स इन द विंड, है ना। हाउ डज द ऑथर यूज द मेटाफर ऑफ ऑटम लीव्स इन द विंड टू इंटरप्रेट द पासिंग ऑफ टाइम इन द सेटिंग डिस्क्राइब। किस तरह से टाइम पास हो रहा है, इस तरह से उसको कैसे डिस्क्राइब किया गया इस मेटाफर को यूज करके। चलिए हम आगे चलते हैं फिर से। पैराग्राफ नंबर 1 में ये देखिए यूज हुआ है, इन अ रूम फिल्ड विद पीपल, ईच फेस इल्यूमिनेटेड बाय द सॉफ्ट ग्लो ऑफ देयर स्मार्टफोन्स, मोमेंट्स ड्रिफ्ट अवे लाइक ऑटम लीव्स इन द विंड। जो पल है, जो टाइम है, वो इस तरह से मूव हो रहा है, इस तरह से वो शिफ्ट हो रहा है जैसे कि हवा में पतझड़ वाली जो पत्तियां होती हैं, ऑटम की जो पत्तियां होती हैं, जो वो मूव करती हैं। यानी टाइम के फ्लीटिंग होने की बात हो रही है, टाइम के भागने की बात हो रही है। कैसे टाइम जो वो जो प्रीशियस टाइम है, जो मेमोरेबल टाइम है, जो क्वालिटी टाइम है, वो क्या हो रहा है, वो ओवरशैडोड हो रहा है बाय द एक्सेस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना। हम अपने रियल मोमेंट को, जो रियल लाइफ के जो हमारे एंजॉयबल मोमेंट्स होते हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं, उनको हम एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कुछ ऐसा है, रीड एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस सुटेबली। एक सेंटेंस दिया है, इसको आपको पढ़ना है। ठीक है, इसको आपको पढ़ना है और उसके बाद इसको कंप्लीट करना है। इन दोनों में से एक ऑप्शन को चूज करना है। ठीक है, अब ये पहले हम सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। द फ्रेज अ फैंटम लिम्ब सिंड्रोम दैट लीव्स अस फीलिंग इनकम्प्लीट विदाउट अवर डिजिटल अपेंडेज suggests that just as an amputee might feel pain in a limb they no longer have, individuals can feel a sense of loss or incompleteness when they are separated from their digital devices. अब ये बता रहा है, ये जो फ्रेज है फैंटम लिम्ब सिंड्रोम दैट लीव्स अस फीलिंग इनकम्प्लीट, ये जो एक लिम्ब सिंड्रोम है जो हमें बिल्कुल इनकम्प्लीट फील कराता है हमारे डिजिटल डिवाइसेस के बगैर। अब आप देखिए, जैसे कोई पर्सन है, कोई बीमार है, कुछ है, किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो किसी का पैर मान लीजिए कट गया उसमें, तो वो कैसा फील करेगा, वो बिल्कुल ऐसा फील करेगा जैसे वो इनकम्प्लीट है। तो इसी तरीके से बता रहे हैं कि किसी के पास अगर मोबाइल नहीं है, कुछ देर के लिए मोबाइल दूर हो गया, उसका टेक्नोलॉजी से वो अवे हो गया, तो वो एक सिंड्रोम की तरह बन जाता है, जैसे कि ये फैंटम लिम्ब सिंड्रोम की बात हो रही है। ठीक है, अब इसके लिए लिखा है चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम द 2 ऑप्शंस। 2 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से करेक्ट रिस्पॉन्स को चूज करना है टू कंप्लीट द सेंटेंस। ठीक है, क्या सेंटेंस है, The concern this analogy points towards is about। ये जो concern है, ये जो analogy points करती है, वो किसके बारे में है, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा। पहला ऑप्शन है a deep psychological dependence on technology for a sense of wholeness or connection। एक बहुत ही ज्यादा डीप निर्भरता टेक्नोलॉजी के ऊपर, किसके लिए, एक होलनेस के सेंस के लिए, है ना, और एक कनेक्शन के सेंस के लिए। हमें लगता है कि अगर हमारे पास मोबाइल है तो हम कंप्लीट हैं, हमें लगता है कि अगर हमारे पास मोबाइल है तो हम दूसरे से कनेक्टेड हैं, ऐसा लगता है। और दूसरा क्या कहते हैं, एक्सेसिव फिजिकल डैमेज दैट कैन बी कॉज्ड ड्यू टू कांस्टेंट यूज ऑफ डिजिटल डिवाइसेस। दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि बहुत ज्यादा जब हम फिजिकल जो डैमेज होता है, जो किसकी वजह से हो सकता है, लगातार अगर हम डिजिटल डिवाइसेस का यूज करते हैं। तो इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन है वो आपको बताना है। तो जाहिर सी बात है
पहला ऑप्शन जो है वो समझ में आ रहा है कि ये जो एनालॉजी है ये इसके बारे में बताता है कि जो एक साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस हो जाता है टेक्नोलॉजी के ऊपर, किसके लिए, एक होलनेस के सेंस के लिए, एक कनेक्शन के सेंस के लिए। ऐसा नहीं होता है कि अगर हमने डिजिटल डिवाइसेस बहुत ज्यादा हम यूज कर रहे हैं तो हमें फिजिकल डैमेज हो जाएगा उसकी वजह से कोई, तो दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग सुटेबली विद वन एडवांटेज। कह रहा है ये सेंटेंस लिखा हुआ है, इसको एक एडवांटेज, एडवांटेज का मतलब होता है लाभ, फायदा, उससे आपको कंप्लीट करना है विद रेफरेंस टू पैराग्राफ 2। पैराग्राफ 2 के रेफरेंस में कह रहा, तो पैराग्राफ 2 तो हमको पढ़ना ही पड़ेगा भाई। डेजिग्नेटिंग स्पेसिफिक, क्या कह रहा है देखिए, डेजिग्नेटिंग स्पेसिफिक आवर्स ईच डे टू इंटेंशनली अवॉइड चेकिंग डिजिटल डिवाइसेस कैन हेल्प। अगर हम हर दिन कुछ स्पेसिफिक आवर्स डेजिग्नेट कर दें, है ना, ताकि हम बार बार अपने डिजिटल डिवाइसेस को चेक ना करें, तो उससे हमें हेल्प मिल सकती है। भाई किसमें हेल्प मिल सकती है, चलिए हम देखते हैं। Anxiety gnaws at the edges of consciousness when the phone is out of reach। जब फोन हमारा दूर है, ठीक है, तो हमारी जो एंजाइटी है वो क्या हो जाती है, वो और ज्यादा हमें कचोटने लगती है। A phantom limb syndrome that leaves us feeling incomplete, जो मैंने अभी पहले बताया था, लिम्ब सिंड्रोम जैसा हो जाता है, जिससे लगता है कि हम बिल्कुल इनकम्प्लीट हैं अपने डिजिटल डिवाइसेस के बगैर। The fear of missing out permeates every moment spent away from the screen, driving us to constantly check over for updates and notification। आगे कह रहा है कि हमें लगता है कहीं कहीं कि हम जो है वो डर जाते हैं कि हम कोई चीज मिस कर रहे हैं। हर मोमेंट हम क्या करते हैं, स्क्रीन पे देखते रहते हैं, कोई चीज हमसे मिस ना हो जाए भाई, कोई नोटिफिकेशन हमसे मिस ना हो जाए, कोई कॉल हमसे मिस ना हो जाए, कोई मैसेज, कोई लाइक, कोई शेयर हमसे मिस ना हो जाए, तो हम देखा करते हैं, जिससे हम लगातार क्या करते हैं, हम अपने अपडेट्स और नोटिफिकेशंस को चेक करते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे ये होगा कि अगर हमने स्पेसिफिक टाइम डेजिग्नेट कर दिए मोबाइल को यूज करने के, मोबाइल को देखने के, चेक करने के, तो इससे क्या हो जाएगा, एंजाइटी हमसे दूर हो जाएगी। ठीक है, जो हमें एक एंजाइटी रहती है वो हमें क्या होगी, उससे वो हम जो है उससे उसको रिमूव कर सकते हैं। इसको हम अपने वर्ड में आंसर को लिख सकते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, Why does the writer refer to digital noise as dissonance in paragraph 3? पैराग्राफ 3 को हमें पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। पैराग्राफ 3 क्या कह रहा है, Why does the author refer to digital devices as dissonance? क्यों कह रहा है, thumbs move with a speed, थंब बहुत जल्दी स्पीड से मूव करते हैं, एंड प्रिसिशन ऑफ स्किलफुल पियानिस्ट, जैसे कोई पियानिस्ट होता है, पियानो बजाता है ना, उस तरह से हमारे हाथ चलते हैं, हमारी उंगलियां चलती हैं, हमारे थंब चलते हैं, टैपिंग आउट मैसेजेस एंड स्क्रोलिंग थ्रू फीड्स विद प्रैक्टिस्ड ईज, क्योंकि हमें बहुत आराम से, हम प्रैक्टिस हो चुके हैं, हम बहुत आराम से स्क्रॉल करते हैं। येट अमिड्स अ फ्लरी ऑफ एक्टिविटी द ट्रू रिदम ऑफ लाइफ रिमेन्स अनहर्ड, लेकिन फिर भी उस एक्टिविटी की जल्दबाजी में हम लोग क्या खो देते हैं, एक ट्रू रिदम है, एक ट्रू जो एक धुन है जिंदगी की, उसको हम सुन ही नहीं पाते हैं। ड्राउंड आउट बाय द डिसोनेंस ऑफ डिजिटल नॉइज। अब कह रहे हैं कि जो डिसोनेंस होता है, डिसोनेंस का मतलब होता है जिसमें कोई हार्मनी ना हो। ठीक है, मतलब डिजिटल नॉइज के अंदर कोई हार्मनी नहीं होती, उसके अंदर कोई एक वो नहीं होती, जो एक होती है समन्वयता, जो एक रिदम होता है ना, वो नहीं होता है। द वेट ऑफ कॉन्स्टेंट कनेक्टिविटी फॉर्म्स अ हंच, है ना, ऐसा लगता है कि लगातार हम कनेक्टिविटी में रहे और उससे हमारे शोल्डर्स के ऊपर एक हंच हो जाता है, क्योंकि हम बार बार मोबाइल देखा करते हैं, मोबाइल उठा रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, तो एक हंच बन जाता है, हमारे शोल्डर्स के ऊपर पेन होने लगते हैं। अ फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द बर्डन वी कैरी इन एन एज ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड, एक ऐसा फिजिकल मैनिफेस्टेशन नजर आता है भार का, जो हम एक ऐसी एज में कैरी कर रहे हैं जो कि इंफॉर्मेशन से भरी हुई है। आवर माइंड्स आर परपेचुअली ऑन हाई अलर्ट, हमारे दिमाग हमेशा अलर्ट रहते हैं, हाई अलर्ट पे रहते हैं भाई, है ना, स्कैनिंग फॉर द नेक्स्ट वेव ऑफ एक्साइटमेंट, है ना, और हमेशा ये देखा करते हैं कि हमारी नेक्स्ट एक्साइटमेंट क्या हो सकता है, कहाँ हमारा लाइक बढ़ रहा है, कहाँ हमारा शेयर बढ़ रहा है, कहाँ हमारा कमेंट बढ़ रहा है ना, तो ये होता है। तो अब हम क्वेश्चन पे आएंगे कि ये क्वेश्चन क्या है, क्या रहा था इसमें। कुछ क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास ऑप्शन है, क्योंकि why does the writer refer to digital noise as dissonance? पैराग्राफ नंबर 3 में जो ऑथर है उसने डिसोनेंस को, डिजिटल नॉइज को डिसोनेंस क्यों कहा है, यानी उसमें कोई रिदम नहीं होता है, उसमें कोई हार्मनी नहीं होती, क्यों उसने ऐसा कहा है। इट क्रिएट्स अ जारिंग एंड क्योटिक एनवायरनमेंट दैट डिस्टर्ब्स फोकस। पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि एक बहुत ही क्योटिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जो हमारे फोकस को डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है, इट कंट्रीब्यूट्स टू अ सेंस ऑफ ओवरलोड, ओवरवेलमिंग द सेंसेस, ऐसा लगता है हम बहुत ओवरलोड फील कर रहे हैं,
है ना, ओवरवेल्म हो जाते हैं, बहुत ज्यादा अभिभूत हो जाते हैं सेंसेस में. इट इंटरफियर्स विद अवर एबिलिटी टू इंगेज विद मीनिंगफुल एस्पेक्ट्स ऑफ अवर लाइफ. अब ये जो डिसोनेंस होता है, ये जो डिजिटल नॉइज होता है, ये हमें क्या करता है, हमें जो जिंदगी के हमारे बहुत ज्यादा मीनिंगफुल एस्पेक्ट्स हैं, जो हमारी जिंदगी को बहुत कलरफुल बनाते हैं, ऐसे मोमेंट्स में हम अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर पाते हैं, उसमें हम इंगेज नहीं कर पाते हैं. तो हमें लगता है सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, यही ऑप्शन करेक्ट है. लास्ट एट इट इंड्यूसेस स्ट्रेस बाय interacting with regular updates about the device. So this is not the correct option. So C is the correct option because इससे हम सही जो एक हार्मोनियस लाइफ है, एक जो क्वालिटी वाली लाइफ है, हम उसको एंजॉय ही नहीं कर पा रहे. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे. प्रोवाइड वन टेक्सचुअल एविडेंस. अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमें टेक्सचुअल एविडेंस देना है, यानी हमने जो पैराग्राफ पढ़ रखे हैं उसमें से एक एविडेंस देना है विद रेफरेंस टू पैराग्राफ 3. ये भी कह दिया कि भाई पैराग्राफ 3 के रेफरेंस में देना है. टू प्रूव द फॉलोइंग, ये प्रूव करने के लिए क्या है भाई, द नीड टू बी परपेचुअली इंगेज्ड विद डिजिटल नोटिफिकेशंस मैनिफेस्ट इन द बॉडी. जब हमको लगता है कि भाई लगातार हमें अपने डिजिटल नोटिफिकेशन से, यानी मोबाइल वगैरह पे आने वाले जो नोटिफिकेशन उसमें हमें लगातार इंगेज रहना है, वो हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में मैनिफेस्ट होने लगता है, दिखने लगता है. कैसे दिखने लगता है, मैंने भी आपको पहले बताया था, एक हंच बन जाता है शोल्डर पे, है ना, माइंड कॉन्स्टेंटली अलर्ट रहता है, हाई अलर्ट पे रहता है. तो यही मैनिफेस्टेशन है जो कि आपको एक सेंटेंस में, एक लाइन में आंसर दे देना होगा और एक नंबर आपको इसके मिल जाएंगे. अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है. क्वेश्चन नंबर 7 के लिए हमें पैराग्राफ उसमें लिखा हुआ है कि पैराग्राफ 4 में मिल रहा है लगभग. तो हम ये देखेंगे, एंड येट फॉर ऑल आवर एफर्ट्स टू स्टे कनेक्टेड. हम चाहते हैं कि हमेशा हम कनेक्ट रहें. वी फाइंड आवरसेल्फ, लेकिन फिर भी हम क्या देखते हैं, इंक्रीजिंगली आइसोलेटेड इन अ सी ऑफ डिजिटल फेसेस. डिजिटल फेसेस, फेसबुक, फलाना ढमकाना, कहीं मेरा वहां दोस्त है जो फेसबुक पे है, हमारा फेस जो दोस्त जो है वो इंस्टाग्राम पे है ना, इतने सारे फेसेस हैं, लेकिन उन सबके बीच में हम क्या है, अकेले हैं. पूरा सी है डिजिटल फेसेस का. जेन्युइन कनेक्शंस आर फ्लीटिंग. लेकिन जो जेन्युइन कनेक्शंस होते, जो पहले हुआ करते थे, एक दिल से कनेक्शन होता था, वो जो है मिसिंग है, वो है नहीं. लोग अकेले हैं. ड्रोन्ड आउट बाय द कांस्टेंट क्लैमर फॉर अटेंशन, है ना, ऐसा लगता है कि लगातार एक शोर आता है अटेंशन के लिए कि भाई अटेंशन दो. इन द परस्यूट ऑफ डिजिटल वैलिडेशन, लोग चाहते हैं डिजिटल वैलिडेशन मिले. मैंने स्टेटस लगाया, मुझे लाइक मिले. मैंने स्टोरी लगाई, मुझे लाइक मिले, है ना. तो क्या होता है, वी सैक्रिफाइस द वेल्थ ऑफ लिव्ड एक्सपीरियंस. लेकिन हमारे जो जीते जाते एक्सपीरियंस होते हैं, जो एक होता है ना, एक सामने आमने सामने बैठ के हंसना, ठट्टे लगाना, मजे लगाना, चाय पीना, हम उन सब चीजों को मिस कर जाते हैं. ठीक है. ट्रेडिंग मीनिंगफुल मोमेंट्स फॉर फ्लीटिंग ग्लिम्पसेस ऑफ कनेक्शन. द ट्रू एसेंस ऑफ लाइफ लाइज नॉट इन द पिक्सेल्स ऑन अ स्क्रीन बट इन द डेप्थ ऑफ ह्यूमन कनेक्शन. वही कह रहा है, जो हमारी जिंदगी का जो सच्चा सार है वो स्क्रीन की पिक्सेल्स पे नहीं है, बल्कि वो ह्यूमन कनेक्शन में है, एंड द रिचनेस ऑफ शेयर्ड एक्सपीरियंसेस में. जब हम एक दूसरे से अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, चाय बनाई है, आओ भाई चाय पीने आ जाओ, आज पार्टी करते हैं, तो ये कनेक्शन हम लोग जो है वो मिस कर रहे हैं. तो इसका आंसर में आपको यही लिखना होगा. हम क्वेश्चन देख लेते हैं पहले. जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका जो आंसर है वो पैराग्राफ 3 और 4, मैंने अभी आपके सामने रीड भी किया था कि भाई ये देखिए क्या कह रहा है. इन द लाइन येट अमिड्स द फ्लरी ऑफ एक्टिविटी, कह रहा है कि भाई ये जो लाइन है जिसमें कह रहा है कि एक्टिविटी की जो ये फ्लरी है उसके बीच में जो हमारी जिंदगी का जो ट्रू सच्चा जो रिदम है वो कहीं सुनाई नहीं देता है. इस फ्रेज का मतलब क्या है, व्हाट डज द फ्रेज ट्रू रिदम ऑफ लाइफ रेफर टू. भाई ट्रू रिदम ऑफ लाइफ क्या है, जो मैंने भी आपको बताया, जो शेयर्ड एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो फेस टू फेस टॉक होती है ना, जो आपस में मिलना होता है, जो कनेक्शन होते हैं, वो चीजें अब है ही नहीं. लाइवली जो हमें एक्सपीरियंसेस होते हैं वो नहीं होते. तो यही आपको अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं आप, और पैराग्राफ से भी लिख सकते हैं. ठीक है. चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. ये थोड़ा सा आपका एनोलॉजी बेस्ड है. क्वेश्चन नंबर 8, कंप्लीट द एनोलॉजी विद वन वर्ड फ्रॉम पैराग्राफ 4. ये एनोलॉजी पूरी कर दिया मैं. देखिए लिखा है इसमें विस्पर क्वाइटली. विस्पर का मतलब होता है किसी से धीरे धीरे फुसफुसाहट से बोलना, और क्वाइटली का मतलब भी धीरे से बोलना. कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी है. ठीक है. अब यहाँ पे वर्ड दे दिया लाउडली. लाउडली का मतलब होता है तेज, है ना, तेज आवाज में. तो अब यहाँ से 4 वर्ड दिए हुए, हमने कहीं पढ़ा हुआ है इसमें से कोई वर्ड, और लिख रहा है कि फ्रॉम पैराग्राफ 4. पैराग्राफ 4 में, तो हम पैराग्राफ 4 पे चले जाते हैं भाई, कि जिसका मीनिंग जो है वो लगभग सेम हो, लाउडली जैसा हो. एंड येट फॉर ऑल आवर एफर्ट्स टू स्टे कनेक्टेड. हम चाहते हैं कि यहाँ पे तो कहीं भाई ऐसा मीनिंग नहीं आया तो आगे बढ़ते जाओ. वी फाइंड आवरसेल्फ इंक्रीजिंगली आइसोलेटेड. आइसोलेटेड का मतलब होता है कि अकेले पाते हैं अपने आप को. डिजिटल फेसेस, ऐसा नहीं होगा. जेन्युइन कनेक्शंस आर फ्लीटिंग. जो हमारे कनेक्शंस वो भाग रहे हैं, भागते चले जा रहे हैं. ड्राउन्ड आउट बाय द कांस्टेंट क्लेमर
फॉर अटेंशन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ड्राउन्ड आउट बाय द, ये क्या हो जाते हैं, ये कम हो जाते हैं, ये स्विफ्ट अवे हो जाते हैं, किसकी वजह से, लगातार जो एक अटेंशन का शोर आता है। क्लैमर का मीनिंग यहाँ पे लाउडली से है, शोर से है, तो ये हमें यहाँ वर्ड मिले, क्योंकि आगे कहीं ऐसा वर्ड नहीं है जहाँ पे यहाँ पे लाउडली से रिलेटेड कोई वर्ड मिला, तो यहाँ पे हमें गेस लगाना होता है। जरूरी नहीं है कि हमें मीनिंग आती हो क्लैमर की, लेकिन जो जितने भी और वर्ड्स हैं उनका कहीं से जो है लाउडली से कनेक्शन है ही नहीं। आइए हम लोग देख लेते हैं, चलिए जितने भी ऑप्शन है हम उनको एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए लाउडली का मीनिंग कहाँ से होगा, वैलिडेशन से होगा। क्या वैलिडेशन का मतलब होता है अप्रूवल, कि हाँ भाई मैं हूँ, वैलिडेशन मिल गया, ठीक है। दूसरा है फ्लीटिंग, मोमेंट्स आर फ्लीटिंग, मोमेंट्स भाग रहे हैं, तो भागने से भी लाउडली का कोई कनेक्शन है ही नहीं। एसेंस का मतलब होता है सार, एसेंस ऑफ लाइफ, जीवन का सार, तो सार का कनेक्शन है ही नहीं लाउडली से। अब बचा क्लेमर, तो क्लेमर ही जो है आपका वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। Why is it fair to say that the statement, and yet for all our efforts to stay connected, we find ourselves increasingly isolated in a sea of digital faces from paragraph 4. Paragraph 4 हमने पढ़ा था, उसमें कह रहा है कि लेकिन इसके बावजूद भी जितने भी हम एफर्ट्स करते हैं कि भाई हम एक दूसरे से कनेक्टेड रहें, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हम जो पूरा सी है डिजिटल फेसेस का उसमें हम अकेले हैं, जो पूरा समुद्र है डिजिटल फेसेस का उसमें हम अकेले हैं, है ना। तो इसमें बताइए कि ये क्यों ऐसा कहना सही रहेगा, जो ये पैराग्राफ 4 में दिया है कि जिसमें आयरनी का यूज हो रहा हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम ऑप्शन पढ़ेंगे, हमें आयरनी पता होना चाहिए पहले, तो आयरनी होता क्या है। जैसे कि हमने साहिब आलम वाले चैप्टर में पढ़ा था कि साहिब आलम का नाम साहिब आलम है, लेकिन उसका नाम आयरॉनिकल है, क्यों, क्योंकि आलम का मतलब होता है पूरा वर्ल्ड और साहब का मतलब होता है पूरा मालिक, है ना। तो उसके नेम का जो मीनिंग था वो ये था कि वो पूरे वर्ल्ड का मालिक है, पूरे यूनिवर्स का मास्टर है, पूरे यूनिवर्स का मालिक है, लेकिन वो था क्या, वो एक रैक पिकर था, सिंपल गरीब लड़का था, यानी जस्ट उल्टा था। तो आयरनी का मीनिंग यही होता है कि जो है वो नहीं है, जस्ट उसका उल्टा है, ठीक। अब हम देखेंगे इसके ऑप्शंस। कह रहा है कि जब हम चाहते हैं कि हम दूसरों से इफेक्टिवली कनेक्ट हो, इसके इरादे के बावजूद भी इसका रिजल्ट उल्टा होता है। पहला ऑप्शन, ध्यान से सुनिएगा, पहला ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं, द राइटर मॉक द सीरियसनेस विद विच पीपल अप्रोच डिजिटल कनेक्टिविटी। अब राइटर जो है वो क्या करता है, मॉक्स करता है, यानी मजाक उड़ाता है ना, सीरियसनेस का, जिससे लोग जो है वो क्या करते हैं, डिजिटल कनेक्टिविटी की तरफ अप्रोच करते हैं। मतलब जिस सीरियसनेस से जाते हैं तो लोग उसका, राइटर उनका मजाक उड़ाता है, तो मजाक तो ये आयरनी नहीं है, ये है सटायर। आगे चलते हैं। द राइटर एग्जैजरेट्स द इफेक्ट्स ऑफ डिजिटल कनेक्टिविटी टू हाईलाइट इट्स इम्पैक्ट। जो राइटर है वो क्या करता है, डिजिटल कनेक्टिविटी के इफेक्ट्स को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताता है, तो ये तो हाइपरबोल हो गया, है ना। किसी चीज को जब बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं तो कहते हैं ये हाइपरबोल है। नेक्स्ट है, यूज ऑफ अ सी ऑफ डिजिटल फेसेस टू सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। ये जो सी ऑफ डिजिटल फेसेस यूज किया गया है, ये क्या करता है, ये सिंबॉलिक है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का, तो यानी ये तो मेटाफर है। आयरनी कहाँ है, फर्स्ट ऑप्शन। लोग चाहते हैं कि हम बहुत ज्यादा इफेक्टिवली एक दूसरे से कनेक्ट हो, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो उसका जस्ट अपोजिट होता है, यही आयरनी है, ठीक है। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अनसीन पैसेजेस में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जिनके आंसर्स आपको इन्फर करने पड़ेंगे, अपने इन्फरेंसेस की बेसिस पे आपको उनको समझना होगा और आंसर्स देने होंगे। तो 10th जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो कुछ इसी तरीके का है, ठीक है। तो जब हमने पूरा पढ़ लिया कि भाई ये जो सोशल कनेक्टिविटी की हमारी जो डिजायर है, हम डिजिटल नोटिफिकेशंस के लिए इतना पागल रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भाई कैसे उनको यूज होना चाहिए, इसके लिए कुछ सर्वे भी हो रहे हैं, ठीक है। अभी क्या कह रहा है, एसेस द पोटेंशियल चैलेंजेस। आपको ये एसेस करना है कि क्या चैलेंजेस आ सकती हैं और क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं ऑफ रिलाइंग ऑन सर्वे आउटकम्स फॉर डिजाइनिंग हेल्थ इंटरवेंशंस एज आउटलाइन इन पैराग्राफ 5। पैराग्राफ 5 में जो आउटलाइन किया गया है, तो जो सर्वे आउटकम्स होते हैं डिजाइनिंग हेल्थ इंटरवेंशंस को डिजाइन करने के लिए, उसके क्या चैलेंजेस हो सकते हैं और उसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो पैराग्राफ 5 पे हम जाएंगे, लेकिन पैराग्राफ 5 को हम पढ़ लेते हैं इसमें, लेकिन एज सच कुछ आपको एक्यूरेट आंसर नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको इसको अपने वर्ड्स में लिखना पड़ेगा। देखिए, as we navigate this brave new world of constant connectivity, let us not forget the value of presence। ठीक है, कह रहे हैं कि ये जो कांस्टेंट कनेक्टिविटी का जो ये नया वर्ल्ड है, हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारी प्रेजेंस का कितना वैल्यू होती है, एंड द ब्यूटी ऑफ बीइंग फुली एंगेज इन द मोमेंट्स दैट मैटर मोस्ट। और वो जो मोमेंट्स होते हैं जिसमें हम पूरी तरह से एंगेज होते हैं, उनकी खुशियों की बात ही अलग होती है। फॉर इन द एंड पे कह रहे हैं कि देखिए आखिरी में ये नहीं मैटर करता है कि हमारे कितने लाइक्स आ रहे हैं, हमारे कितने फॉलोअर्स हैं, लेकिन जो मैटर करता है वो ये होता है कि हमारी जो कनेक्शंस है रियल लाइफ में वो कितने गहरे हैं
और हमारे जो एक्सपीरियंसेस है वो कितने खूबसूरत हैं, कितने रिच हैं, जो कि ट्रूली मैटर करते हैं। भाई अब हेल्थ इंटरवेंशंस के सर्वे की बात हो रही है, इसके क्या फायदे हो सकते हैं और इसकी क्या चैलेंजेस आ सकती हैं। फायदे ये हो सकते हैं कि भाई जब हम सर्वे करेंगे हम देखेंगे कि किस डेमोग्राफिक किस पर्टिकुलर एज के जो लोग हैं वो मोबाइल की नोटिफिकेशन या मोबाइल वगैरह को ज्यादा यूज कर रहे हैं, किस एज ग्रुप को जो है वो कम यूज कर रहा है, कितना ज्यादा यूज कर रहा है। तो उसके बेसिस पे हम चीजों को डिजाइन कर सकते हैं ताकि हेल्थ भी जो है वो लोगों की इफेक्टेड ना हो। क्योंकि मैंने देखा कि हमने बताया आपको कि फिजिकल मैनिफेस्टेशन में लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, आई साइट की भी प्रॉब्लम होती है, तो ये आपको अपने खुद के वर्ड्स में लिखना होगा कि बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं जब हम सर्वे करेंगे और उसकी चैलेंजेस क्या हो सकती है जब हम सर्वे करेंगे। तो चैलेंजेस में ये हो सकता है कि जब हम सर्वे करेंगे तो हो सकता है जो हम सर्वे करने के दौरान हम बायस्ड हो जाएं, है ना, बायस हो सकते हैं या हमारे जो नतीजे हैं वो इतने एक्यूरेट ना निकले। तो ये सारे पोटेंशियल चैलेंजेस आ सकती हैं जिसको आपको अपने आंसर्स में लिखना होगा, अपने खुद के वर्ड्स में लिखना होगा। आई होप कि अब आपको समझ में आया होगा कि कैसे करने हैं हमें ये अनसीन पैसेज।